यह डरावनी कहानी एक बॉलीवुड स्टार के बारे में है जिसने कुछ साल पहले बॉलीवुड पर राज किया था। इस कहानी में उनका नाम पवन कुमार रखा गया है। जानिए कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दुनिया भर में लाखों फैंस, चकाचौंध और रोमांच, पवन कुमार की जिंदगी यही थी। मगर एक रात उनकी बालकनी पर हुआ एक वाकया उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। खौफनाक साए, दीवार पर खून से लिखा संदेश और एक बेरहम आवाज। ये सब क्या है? क्या पवन कुमार किसी तांत्रिक क्रिया का शिकार है या फिर ये किसी भयानक सच की शुरुआत है? जवाब जानने के लिए देखें परछाई, द शैडो। एपिसोड 1, खामोशी का दीदार, अ ग्लिम्प्स ऑफ साइलेंस। मुंबई के आलीशान जुहू इलाके में स्थित अपने विशाल बंगले में पवन कुमार अकेले थे। देर रात को शूटिंग खत्म करके वे थके हुए लौटे थे। उन्होंने सोचा कि सोने से पहले थोड़ी देर बालकनी में समुद्र की हवा खाएंगे। उन्होंने धीरे धीरे सिगरेट जलाई। अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने बालकनी में रखे एक नारियल के खोल से बने दिए को गिरा दिया। दिया जमीन से टकराने से पहले किसी चीज से टकराया, एक ऐसी चीज से जिसकी पवन को आहट तक नहीं हुई थी। तेज आवाज के साथ दिया टूटकर नीचे गिरा। पवन चौंक गए। उन्होंने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वही जाना पहचाना मुंबई का सन्नाटा था जो समुद्र की लहरों की खामोशी से मिलकर एक अलग ही गुनगुनाहट बनाता है। कुछ देर बाद उन्हें फिर से लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बालकनी के कोने में, जहां आमतौर पर मोगरा के फूल लगे होते हैं, वहां एक अजीब सी काली छाया खड़ी थी। वो छाया इतनी लंबी थी कि वो बालकनी की दीवार को छू रही थी, मानो कोई 20 फुट का दानव वहां खड़ा हो। पवन की सांसें थम गईं। उन्होंने मराठी में पुकारा, एकाही आहे का? एकाही आहे का? हे, इज एनीवन देयर? लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा आया। घबराहट के मारे पवन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने बालकनी का लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, रोशनी की उस पतली किरण को अंधेरे को चीरते हुए उस काली छाया की तरफ ले गए। फिर अचानक रोशनी के ठीक सामने एक हाथ हवा में लहराया। इतना बड़ा हाथ जितना पवन ने कभी नहीं देखा था। वो हाथ पंजों का इस्तेमाल करते हुए मानो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, रोशनी के स्रोत को ही हथिया लेना चाहता था। पवन चीख पड़े। उनकी चीख किसी काम की नहीं आई। रोशनी जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार उस हाथ को देखा। वह काला था, इतना काला कि उस पर कोई रेखा, कोई निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अंधकार ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। पवन दहशत में कमरे की तरफ लपके, लेकिन दरवाजा बंद था, ताला भी लगा हुआ था। उन्हें याद आया कि रात में सोने से पहले कभी ताला नहीं लगाते थे। अचानक उन्हें लगा कि ताला किसी ने अंदर से लगाया है। उनकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। रवि, रवि, वो चिल्लाए। कोई है। लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। एक भयानक सन्नाटा जो उनकी चीखों को भी निगल ले रहा था। पवन कमरे के कोने में सिकुड़ गए। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। थोड़ी देर बाद बालकनी का दरवाजा धीरे से खुलने की आवाज आई। पवन की सांसें रुक गईं। उन्होंने आंखें मूंद लीं, ये सोचते हुए कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। धीमी गति से उन्होंने आंखें खोलीं। कमरा वैसा ही अंधेरा था। पवन ने किसी हलचल की आहट पाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में रवि खड़ा हुआ था, हाथ में टॉर्च लेकर। रवि मुंबई का रहने वाला था, पवन को बचपन से जानता था और सालों से उनका बॉडीगार्ड था। पवन सर, आप ठीक हैं ना? रवि की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। पवन कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ रवि की तरफ इशारा किया। रवि उनकी नजर के इशारे को समझ गया और टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर पड़े खौफनाक स्केच पर ले गया। रवि का चेहरा भी सफेद पड़ गया। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। पवन ने सारी कहानी रवि को बताई,
बालकनी में देखे गए साये से लेकर खून से लिखे हुए संदेश तक। रवि ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर बालकनी की तरफ गया। उसने टॉर्च की रोशनी से हर कोने को छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। शायद आप थक गए थे पवन सर, रवि ने धीरे से कहा। आपने शायद सपना देखा होगा। पवन रवि की बात सुनना नहीं चाहते थे। वह जानते थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वह सपना नहीं था। नहीं रवि, पवन ने दृढ़ता से कहा, यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। उन्होंने रवि को फिल्म की शूटिंग और रामू के गायब होने के बारे में भी बताया। रवि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद हमें उस गांव वापस जाना चाहिए। वहां के लोगों से बात करनी चाहिए, रामू के बारे में पता लगाना चाहिए। पवन रवि की बात से सहमत हुए। उन्हें यह जानना था कि रामू के साथ क्या हुआ था। कहीं न कहीं उन्हें यह भी लग रहा था कि उनकी मौजूदा परेशानी का रामू के गायब होने से कोई संबंध है। लेकिन अगले कुछ दिन तो उनके लिए राहत भरे रहे। खौफनाक स्केच दीवार से गायब हो गया था, मानो वह कभी था ही नहीं। पवन को रात में भी कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें लगा शायद वह वाकई में थक गए थे और उन्हें सपना आया था। 5 से 7 दिन बाद। लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक रात पवन फिर से उसी खौफनाक सपने से जगे। इस बार सपने में वह उसी जंगल में थे जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। वह रामू को ढूंढ रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी, पवन। आवाज इतनी भयानक थी कि पवन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा पवन। आवाज फिर गूंजी। इस बार पवन सह नहीं पाए और चीख पड़े। उनकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। पवन की आंखें खुलीं। वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमरे में रोशनी जल रही थी। रवि उनके बगल में खड़ा था, चेहरे पर गहरी चिंता लिए हुए। पवन सर, आप फिर से वही सपना देख रहे थे? रवि ने पूछा। पवन ने सिर हिलाया। वह बुरी तरह से पसीने से तर चुके थे। मुझे क्या हो रहा है रवि? पवन ने घबराकर पूछा। क्या कोई मुझे जान से मारना चाहता है? रवि को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पवन की हालत देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। मुझे लगता है आप किसी अच्छे तांत्रिक से मिले पवन सर, रवि ने सुझाव दिया। शायद कोई आप पर बुरी नजर डाल रहा है। पवन निराश होकर बिस्तर पर गिरे। उन्हें तांत्रिकों और टोनों पर भरोसा नहीं था, मगर उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो किसी भी सहारे को थाम लेने को तैयार थे। ठीक है रवि, उन्होंने थका हुआ स्वीकार किया। कल सुबह ही किसी अच्छे तांत्रिक से मिलने का इंतजाम करो। अगले कुछ दिन पवन के लिए मानसिक यातना से भरे रहे। रातों को वही खौफनाक सपने आते और दिन में भी उन्हें लगता रहता कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने एक जाने माने तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि उन पर किसी तांत्रिक क्रिया का साया है जो उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। तांत्रिक ने कुछ उपाय बताए जिन्हें पवन ने पूरे विश्वास के साथ करना शुरू कर दिया। मगर उन उपायों का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सपने आने बंद नहीं हुए और दीवार पर खौफनाक स्केच लौट आया। एक रात जब पवन सो नहीं पा रहे थे, उनकी नजर बालकनी के दरवाजे पर पड़ी। उन्हें लगा दरवाजा थोड़ा सा खुला है। उन्होंने रवि को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। रवि पवन के कमरे के बाहर सोता था, लेकिन उसका बिस्तर खाली था। पवन घबराकर बिस्तर से उठे और बालकनी की तरफ लपके। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। बरामदे में चांद की रोशनी में रवि खड़ा हुआ था। उसकी पीठ पवन की तरफ थी। वह किसी से बात कर रहा था, लेकिन बात करने वाला अकेला था। पवन ने चौंकते हुए आवाज लगाई, रवि, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि धीरे से घुमा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें खाली थीं, एक अथाह शून्यता को दर्शा रहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे दीवार पर खींचे गए खौफनाक आदमी की आंखें थीं। रवि के मुंह से एक गहरी आवाज निकली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा पवन। फिर अचानक अंधेरा छा गया। पवन चीख पड़े, लेकिन उनकी चीखें खाली कमरे में ही गूंजती रहीं। सुबह होने पर
पवन बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर पाए गए। रवि कहीं नहीं था। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन रवि का कोई सुराग नहीं मिला। पवन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें गहरे सदमे में बताया। पवन को पता था कि यह कोई सदमा नहीं था, यह एक भयानक सच था। रवि गायब था और उनकी दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, न्याय चाहिए पवन। लेकिन रवि को किससे न्याय चाहिए था? और पवन ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा उन्हें इतनी खौफनाक तरीके से दी जा रही थी? ये सवाल पवन के दिमाग में लगातार घूम रहे थे। उन्हें जवाब ढूंढना था, भले ही इसके लिए उन्हें उस अंधेरे जंगल में वापस जाना पड़े जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी, और रामू के गायब होने का रहस्य सुलझाना पड़े। क्या रामू के गायब होने और उनकी मौजूदा परेशानी का कोई संबंध था? क्या वह 20 फुट लंबा काला साया वाकई में मौजूद था, या फिर यह सब पवन के दिमाग का भ्रम था? ये सवालों के जवाब पाने के लिए जुड़िए रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में परछाई द शैडो। अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगले एपिसोड में इस भयानक रहस्य के और करीब पहुंच सकें।